नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण, एमए उत्तरार्ध हिंदी साहित्य के प्रयोजनमूलक हिंदी विषय की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम प्रयोजनमूलक हिंदी में अनुवाद के सामान्य सिद्धांत और समस्याएं पढ़ रहे हैं। अनुवाद की खूबियाँ, अनुवाद को सफल बनाने के सूत्र पढ़ते पढ़ते हम यहाँ तक आए हैं कि एक अनुवाद में कार्यालय अनुवाद की समस्याएं और उनका समाधान कैसे किया जा सकता है। आइए आज हम इस विषय के बारे में पढ़ते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। कार्यालय अनुवाद समस्याएं और उनका समाधान। कार्यालय के अनुवाद करते समय जो सरकारी पत्रावली हैं उनके अनुवाद करते समय कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने आती हैं और उन समस्याओं का निदान क्या है, उनका समाधान क्या है, कैसे उन समस्याओं का हम निराकरण कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। प्रशासनिक सेवा, बैंक, डाक, तार, रेल, विधि इत्यादि सभी कार्यालयों की अपनी अपनी पारिभाषिक शब्दावली होती है। ये शब्दावली प्राय अंग्रेजी में है क्योंकि स्वतंत्रता के पूर्व अंग्रेज यहाँ के शासक थे। अतः स्वाभाविक है कि सत्ता की जो भाषा होगी वो भाषा राजकाज की भाषा होगी। मगर 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया और 26 जनवरी 1950 को इस देश का अपना स्वतंत्र संविधान बन करके तैयार हो गया। इस संविधान के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को केंद्रीय राजभाषा के रूप में देवनागरी लिपि में खड़ी बोली हिंदी को स्वीकार किया गया और इसी अभिस्वीकृति के पश्चात केंद्रीय प्रशासन विभिन्न मंत्रालयों, निगमों, विभागों, कार्यालयों में अंग्रेजी के स्थान पर अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को कामकाजी भाषा बनाने के प्रयत्न राष्ट्रपति के आदेशों, राजभाषा आयोग की सिफारिशों एवं विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत किए जा रहे हैं। इसी प्रक्रिया की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी पारिभाषिक शब्दावली है। प्रायः प्रत्येक तकनीकी क्षेत्र, औद्योगिक इकाई तथा वैज्ञानिक शोध एवं अनुसंधान की अपनी अपनी विशिष्ट पारिभाषिक शब्दावलियाँ होती हैं। ये सभी शब्दावलियाँ अंग्रेजी में हैं। इन विभिन्न क्षेत्रों की तकनीकी शब्दावलियों का हिंदी अनुवाद किया जाता है। इन सभी क्षेत्रों के पारिभाषिक शब्दों का किसी एक विशिष्ट नियम या एक व्यवहारिक अधिगम के माध्यम से सीधा साधा सर्वमान्य सर्वनिष्ठ अनुवाद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों की पारिभाषिक शब्दावलियाँ एक दूसरे से भिन्न एवं स्वतंत्र अनुवाद की अनिवार्य अपेक्षा रखती हैं। उदाहरण के लिए विधि का बिल शब्द यदि वसीयत का तो वाणिज्य की दुनिया का बिल शब्द किसी खरीदी के कुल दाम का अर्थ रखता है, तो संसद की भाषा में बिल विधेयक का वाचक बन जाता है। यद्यपि इन विभिन्न पारिभाषिक शब्दावलियों के अनुवाद की अपनी अपनी समस्याएं हैं, किंतु फिर भी इसके बीच कुछ सामान्य समस्याएं हैं। इन समस्याओं पर क्रमशः पारिभाषिक शब्द, अर्थगत अनेकता तथा शब्द प्रयोग की अनेकता एवं संक्षेपों की समस्या के उपशीर्षकों के अंतर्गत प्रकाश डाला जा रहा है। उनके समाधान का भी प्रयत्न किया गया है। ये जो मुख्य समस्याएं आती हैं वो इस प्रकार हमारे सामने हैं। पारिभाषिक शब्द, पहली समस्या आती पारिभाषिक शब्द। सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयत्नों के बावजूद अभी तक सभी अंग्रेजी शब्दों के लिए हिंदी में समतुल्य अथवा सम शब्दों का निर्धारण एवं निर्माण नहीं हो पाया है। ये बात
हमें स्वीकार है, हम मानते हैं कि अभी तक सारे अंग्रेजी शब्दों का हम हिंदी शब्द नहीं बना पाए हैं। अतएव कभी कभी अनुवादक को काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ती है। जैसे परफॉर्मेंस आदि शब्दों का हिंदी समानार्थी समतुल्य शब्द आज तक निर्धारित नहीं हो पाया है। ऐसे अवसरों पर अनुवादक को ऐसे शब्दों के लिए अंग्रेजी के उसी पारिभाषिक शब्द को देवनागरी लिपि में लिख देना चाहिए। पारिभाषिक शब्दों के अनुवाद को लेकर एक कठिनाई यह भी है कि पारिभाषिक शब्दों के निर्धारकों एवं निर्माताओं ने अंग्रेजी एवं हिंदी बोलियों के प्रचलित शब्दों को स्वीकार करने के बजाय नए शब्दों का निर्माण किया है। चूँकि नए शब्द अंततः कृत्रिम एवं आरोपित होते हैं, अतः वे प्राय दुरूह एवं कठिन हो जाते हैं। जैसे एबोलिशन के लिए गढ़ा गया शब्द उत्सादन है, लेकिन ये शब्द इतना दुरूह हो जाता है, इतना कठिन हो जाता है कि हमें इसे बोलने में परेशानी होती है। पारिभाषिक शब्दावली के अनुवाद के संकट को गहरा करने में केंद्रीय सरकार का योगदान कम नहीं है। केंद्रीय सरकार द्वारा 1962 में प्रकाशित पारिभाषिक शब्द संग्रह तथा 1974 में प्रकाशित बृहत पारिभाषिक शब्द संग्रह से प्रकाशित उसके द्वितीय एवं संशोधित संस्करण में संशोधन परिवर्धन के नाम पर पहले संस्करण के अनेक शब्द छोड़ दिए गए हैं और उनके स्थान पर नए शब्दों का प्रयोग किया गया है। उदाहरण के लिए 1962 का एग्रीशन अग्रगर्षण 1974 में आक्रमण में बदल गया है। इससे 1962 के संग्रह के आधार पर किए गए अनुवादों की शब्दावलियों में अंतर आ गया है और उनकी प्रामाणिकता के सम्मुख प्रश्न चिन्ह लग गया है। इसी प्रकार प्रथम संस्करण के आधार पर तैयार किए गए अंग्रेजी हिंदी कोश संदर्भच्युत हो गए। उनका कोई अर्थ ही नहीं रहा, मतलब ही नहीं रहा। जो 1962 में जो शब्द गढ़ा था वो 1974 में बदल गया, तो जब बदल गया तो क्या पिछले अनुवाद सभी खराब हो गए या वो गलत हो गए? इसी प्रकार कार्यालय अनुवाद की एक समस्या यह भी है कि केंद्र तथा विभिन्न प्रदेशों ने एक ही शब्द का प्रयोग अपने अपने यहाँ विभिन्न अर्थों में किया है। केंद्र में सेक्शन के लिए खंड शब्द का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी अंग्रेजी की शब्दावली में एकाधिक अर्थ के वाहक शब्द मिलते हैं। इनका अनुवाद करते समय अनुवादक को अपने विवेक, संदर्भ, सापेक्षता एवं अनुभव का उपयोग कर इस कठिनाई को हल करना चाहिए। जैसे अंग्रेजी का डिसमिस और कहाँ खारिज। प्राय नौकरी से आदमी को बर्खास्त किया जाता है, ये कोई मामला खारिज किया जाता है। अतः संदर्भ अनुकूल अर्थ की पकड़ अनुवादक के लिए आवश्यक है। अर्थ की कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक है कि एक ऐसा पारिभाषिक शब्द के लिए एक ही हिंदी पर्याय दिया जाए एवं साथ ही शब्द का अर्थ, संदर्भ एवं प्रकृति को स्पष्ट समझाया जाए ताकि अनुवादक विभाग अनुभाग में सरलता से अर्थभेद कर सके। दूसरा बिंदु आता है विभिन्न शब्द और उनका एक पर्याय। एकाधिक अंग्रेजी शब्दों के लिए हिंदी में एक ही पर्याय स्वीकार किया गया है, परंतु इससे कभी कभी संदर्भ भेद से अर्थभेद होने का खतरा पैदा हो जाता है। उदाहरण के लिए कंक्लूजन एवं एंड के लिए अंत शब्द स्वीकृत हैं, परंतु लाइक का एंड करना लाइक का कंक्लूजन तो नहीं है। कहीं कहीं जिस प्रकार विभिन्न अंग्रेजी शब्दों के लिए एक हिंदी पर्याय स्वीकार किया गया है, उसी प्रकार कहीं कहीं एक अंग्रेजी शब्द के लिए संबंधित हिंदी पर्याय को स्वीकृत किया गया है। इस कारण एक ही अनुवाद खंड में एक अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के लिए कई हिंदी पर्यायों का प्रयोग कर दिया जाता है और इससे अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं।
जैसे रिपोर्ट अंग्रेजी शब्द के लिए एक ही अनुवाद खंड में प्रतिवेदन, आख्या तथा रिपोर्ट शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है। इसका कारण यह है कि अंग्रेजी के प्रत्येक पारिभाषिक शब्द के लिए सिर्फ एक ही हिंदी समतुलक शब्द का निर्माण अथवा निर्धारण न होना। अतएव आवश्यक है कि अंग्रेजी के प्रत्येक पारिभाषिक शब्द के लिए हिंदी में भी एक स्वतंत्र अर्धसंकलक प्रतिशब्द हो। तीसरा बिंदु है एक शब्द के विभिन्न अनुवाद। एक ही शब्दार्थ के लिए विभिन्न प्रांतों एवं केंद्र में अलग अलग शब्द का प्रयोग अनुवादक के संकट को गहरा करता है। अंग्रेजी के ग्रीवेंस शब्द के लिए केंद्र ने शिकायत शब्द पर्याय के रूप में ग्रहण किया है, तो बिहार व्यथा में खुश है और मध्य प्रदेश में इसी शब्द के लिए दुख और उत्तर प्रदेश में इसी शब्द के लिए करार शब्द प्रयोग में आता है। तो ये विभिन्न क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग भाव समझते हैं, अलग अलग अर्थ निकलता है। चौथा बिंदु है संक्षेपों की समस्या। अंग्रेजी में बहुप्रचलित संक्षेपों के कारण भी अनुवादक कठिनाई में पड़ जाता है। कई शब्दों के जो संक्षेपीकरण हम करते हैं उसे शॉर्ट में लिखते हैं, छोटा करके लिखते हैं, उसमें समस्या होती है, क्योंकि अंग्रेजी में यूपीएससी जैसे संक्षेप बहुतायत में प्रचलित एवं परिचित हैं। अंग्रेजी में कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को यूपीएससी, परंतु अभी हिंदी में इस तरह का कोई तरीका नहीं है। अतः अनुवादक को इन संक्षेपों का पर्यायी संक्षेप ढूंढने में दिक्कत होती है, क्योंकि अभी तक उनका ठीक निश्चय नहीं किया जा सका है। व्यक्ति नामों को लेकर इस तरह की समस्या है। अंग्रेजी में आर, गांधी जी में मात्र रोमन अक्षर का लिप्यंतरण किया गया है, किंतु इसे हिंदी में रा गांधी से सही नाम का लेखन नहीं हो पाता। अतः अगर आर के बजाय रा गांधी लिखा जाए अथवा पूरा नाम राजीव गांधी लिखा जाए तभी ठीक होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुवाद कार्य निरा कार्बन कॉपी करना जैसा सरल कार्य नहीं है, बल्कि वह स्रोत भाषा के सृजनात्मक साहित्य की सृजनात्मकता को लक्ष्य भाषा में उसी समता से उसकी समझ सूक्ष्मताओं एवं भंगिमाओं के साथ रूपांकित करने का प्रयत्न है। दूसरी ओर ये कार्यालय अनुवाद की रूखी आचार संहिताओं एवं मर्यादाओं के बीच मूल की कार्यालयीनता को लक्ष्य भाषा में उसके संपूर्ण अभिप्रेत कर देता है। सृजनात्मक साहित्य की सृजनात्मकता से उसका सक्रिय साक्षात्कार एवं कार्यालयी साहित्य के प्रति उसकी अनासक्त तटस्थता के कारण अनुवाद को आज कला के साथ साथ विज्ञान भी माने जाने लगा है। मतलब बिल्कुल जिस तरह से विज्ञान तथ्यों के साथ बात करता है, उसी प्रकार अनुवाद में भी ये ज़रूरी है कि आपके पास प्रमाण होने चाहिए, तथ्य होने चाहिए। तो ये अभी तक हमने पढ़ा और समझा है कि ये कार्यालय अनुवाद करते हुए कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और उनका समाधान कैसे किया जाए, निराकरण कैसा किया जाए। इस अध्याय में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो विद्यार्थी पुनः मुझसे संपर्क करें और हम मिल कर के इसका निराकरण करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।